हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जीएस वन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। राइट, ये जीएस वन का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक है। इससे लगातार क्वेश्चन आते हैं मेंस में, तो ये उसी के लिए कंटेंट है। इससे आप अपना कंटेंट निकाल सकते हो। राइट, सबसे पहले देखो आंसर में फिर मैं वही बात बोलूँगा, इंट्रोडक्शन एक बहुत ज़रूरी है। फिर कॉजेज़ क्या है मूवमेंट के, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके फीचर्स क्या हैं मूवमेंट के। फिर ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था। राइट, उसके बाद है इसका इम्पैक्ट क्या है और सिग्निफिकेंस। ठीक है, कुछ बहुत केस स्टडी देखेंगे इसमें कि अन्य जगह भी जो रिवॉल्ट हुए हैं सिमिलर लाइंस में। फिर इसके चैलेंजेस क्या क्या थे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम जो अभी इंस्पायर होकर के बनी है उससे। उसके बाद और जगह क्या क्या रेजिस्टेंस चल रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो देखेंगे। एक ये छोटा सा डायग्राम आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद एक वे फॉरवर्ड हमारे पास और एक कंक्लूजन। राइट, तो इतना अगर हम कर लेते हैं तो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है कहीं ना कहीं। फिर थोड़ा बहुत पीवाईक्यू वगैरह देखेंगे और इसी कंटेंट से आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन में आप सीधी सीधी बात लिख सकते हो कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको कि अगस्त क्रांति भी कहते हैं, ये गांधी जी ने लॉन्च किया था 8 अगस्त 1942 में एट बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो यहाँ लॉन्च हुआ था। सीधा सीधा आप इसको अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा और इसको बढ़ाना है तो लिख देना कि ये मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जिसकी डिमांड थी कि पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना है इंडिया में। और एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन है इस मूवमेंट का, डू और डाई, जो गांधी जी ने स्वयं बोला था। ठीक है, अब देखो अब इसके कॉजेज़ क्या थे मूवमेंट के। सबसे पहली बात, क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, जिसने हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी थी। उसने हमें इंडिपेंडेंस दी नहीं, उसने सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात करी वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद। तो ये एक रीज़न बना इस मूवमेंट को लॉन्च करने का। और गांधी जी ने क्रिप्स के फेलियर को लास्ट में क्या बोला था कि पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। ठीक है, इस लाइन को भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोगों को ज़बरदस्ती रिक्रूट किया गया था विदाउट इंडियाज़ कंसेंट। इंडियंस की बिल्कुल भी कंसेंट नहीं ली थी। तो ये भी एक बड़ा रीज़न बना था इस वॉर का, रिवॉल्ट का। तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका दूसरा देख सकते हैं। ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ था और रिसोर्स हमारी जो ट्रेन हो रही थी। उसके बाद आप देखेंगे कि सिविल लिबर्टीज़ को किस तरीके से इन लोगों ने रिप्रेस करा हुआ था। जैसे सेंसरशिप लगाई हुई थी, बहुत से अरेस्ट हो रहे थे उस समय, लोगों को डिटेन किया जा रहा था। तो ये सब परिस्थितियाँ बनी क्विट इंडिया मूवमेंट की। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उसी दौरान कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी थी। उन्होंने बोला था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये रीज़न आपने 3 देखे। देखो, सबसे पहला रीज़न है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। दूसरा है जो ब्रिटिशर्स ने हमें विदाउट कंसेंट हमें वॉर में रिक्रूट किया था। तीसरा है जो सिविल लिबर्टीज़ हमसे छीनी गई थी। और चौथा है जो इकोनॉमिक हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया गया था। ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई थी, फेमिन लाइक कंडीशन बन गई थी और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई थी। तो आप देखेंगे इसमें एग्जाम्पल में आप लिख भी सकते हैं कि प्राइस इंडेक्स जो था वो 100 था 1939 में, वो 223 हो गया 1943 में। ठीक है, क्योंकि वॉर का जो इम्पैक्ट हुआ था। तो आप ये सीधे सीधे फैक्ट भी दिखा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें लोगों ने इंस्पिरेशन ली है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो और जगह चल रहे थे। ठीक है, जैसे जापान विन विन सिचुएशन में था साउथ ईस्ट एशिया में, तो इन्होंने देखा कि हम भी मतलब सिमिलर ये लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद है नेचर, इसके फीचर्स क्या क्या हैं मूवमेंट के। देखो, सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, मास अपराइजिंग। ठीक है, इसमें पीजेंट्स भी थे, स्टूडेंट भी थे, वर्कर भी थे, वुमेन भी थे, सिविल सर्वेंट, सब लोग एक साथ थे। एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि ऊषा में जो मेहता है, इन्होंने सीक्रेट एक रेडियो किया था, लॉन्च किया था नेशनलिस्ट मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। दूसरी चीज़, अब इसका फीचर इंपॉर्टेंट है कि एक लीडरलेस मूवमेंट हो गया था। ठीक है, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के लीडर थे वो अरेस्ट हो गए थे 9 अगस्त को। तो इसीलिए जो है इसमें लीडरशिप की कमी हुई थी कहीं ना कहीं। फिर ये एक वायलेंट भी था, नॉन वायलेंट भी था, दोनों तरीके का था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सी कम्युनिकेशन लाइंस को क्षति पहुंचाई गई थी। उसके बाद रेलवेज़ को और पुलिस स्टेशन को बर्न कर दिया गया था काफ़ी जगह। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि बलिया यूपी में और तमलुक वेस्ट बंगाल में जो है उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस, टेम्प्रोरी इंडिपेंडेंस एक तरीके से घोषित कर दी थी। तो रोल ऑफ वुमेन एंड यूथ आप देखना इसमें, जैसे अरुणा अशरफ अली, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है इनका, और सुचिता जो कृपलानी है। ठीक है, इन वुमेन्स का बहुत ज़्यादा योगदान है। अरुणा अशरफ अली ने क्या करा है, होस्ट करा है नेशनल फ्लैग को ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, तो इन्होंने भारत का झंडा फहराया। अब देखो इसमें ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था। आखिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा है इसमें, देखो 1 लाख लोग लगभग अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, फाइन पड़ा है, उसके साथ साथ तमाम चीज़ें और भी हुई हैं।
तो ये दो चीज़ें याद रखना कि इसमें इतने लोग अरेस्ट हुए हैं और जो है फ़ाइन पड़ा है। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर के आए जिससे कि 1943 में बंगाल फेमाइन देखने को मिला, ठीक है। उसके साथ आप दूसरी चीज़ आप देखना, मीडिया को किस तरीके से इन्होंने कंट्रोल कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। इसके बाद स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाई दी थी मीडिया पे, ठीक है। और नेशनलिज्म की भावना ताकि ना फैले, लोग ज़्यादा अवेयर ना हो जाएं, इसलिए इसको सप्रेस करने के लिए इन्होंने बहुत सी सेंसरशिप हमारे ऊपर लगा दी थी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ एट द एंड? इम्पैक्ट ये होता है कि एक तो जो ब्रिटिशर्स की जो लेजिटिमेसी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसमें कम होने को दिखी है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो ब्रिटिश है, मतलब इनकी फिर पूरा जो मोनोपोली थी वो कम हो गई। दूसरा चीज़ क्या हुई है? राइज इन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो लोग देखो, सब लोग कॉन्शियस हो गए थे बाद में, जैसे कि यूथ है, वुमेन है, रूरल मास है, इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। उसके बाद आप देखना, मार्क द बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। देखो ये कहीं ना कहीं बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल की तरफ भी हमें दिखाता है, जैसे कि इसके बाद ही क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान आया था और उसके बाद 1947 में हमें इंडिपेंडेंस ही मिल गई थी, ठीक है। अगर ये नहीं होता सपोज दैट, तो थोड़ा बहुत मतलब इंडिया लेटर ऑन बाद में आ जाता होता। और इस मूवमेंट के बाद 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ कर लिया था कि बिना इंडियंस के कोऑपरेशन के यहाँ पे हम गवर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम रूल नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल इम्पैक्ट आप देखो इसमें क्या क्या हुए हैं, ठीक है। केस स्टडी आप इसमें लिख सकते हो, जैसे आप बलिया रिवॉर्ड हुआ है जो यूपी में, ठीक है। ब्रिटिश कलेक्टर फोर्स टू हैंड ओवर अथॉरिटी, लोकल गवर्नेंस स्टार्ट हो गई थी यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद आप लिख सकते हो इसमें जो चैलेंजेस हैं और लिमिटेशन हैं इसकी। देखो इसमें सबसे पहली बात कोऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि लीडरशिप नहीं थी, आपको पता ही है, इसमें अभी बताया मैंने। वायलेंस डाइल्यूटेड दी मोरल फेस ऑफ फोर्स ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। तो क्योंकि इसमें वायलेंस हो गया था और गांधी जी अगेंस्ट थे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे वो वायलेंस के, तो कहीं ना कहीं बहुत से नेशनलिस्ट ने इंक्लूडिंग महात्मा गांधी इस रिवॉल्ट को क्रिटिसाइज़ किया। तीसरा पॉइंट है आपका अर्बन सेंट्रिक मूवमेंट इन लेटर फेसेस, ठीक है। उसके बाद देखो आप सिवियर ब्रिटिश सप्रेशन, तो ये सब चीज़ें इसमें इसके हुआ था यार। अब देखो आज की डेट में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ठीक है, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इससे ही इंस्पायर हुआ है कहीं ना कहीं, इसको भी आप लिख सकते हो। इसका फोकस है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस तरीके के जो मूवमेंट्स हैं जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट है, इनको हाईलाइट करना। फिर दूसरा है डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी, जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत। इसमें क्या है, जो ये प्रिजर्व करके लगा इन्होंने पुरानी जो चीज़ें हैं, जैसे जो भी ये इसमें मार्टियर्स हैं या फिर जो लीडर्स इसमें रहे उनके बारे में। बहुत से ऐसे जो है कल्चरल म्यूजियम्स भी खोले गए हैं, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप लिख सकते हो कि जैसे आप देखो इसमें अमेरिका का जो सिविल राइट मूवमेंट हुआ था, इसने यहाँ कहीं ना कहीं पीसफुल रेजिस्टेंस यूज़ किया था, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन हमारे मूवमेंट से इंस्पायर हुए हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुई है सिमिलर तरीके से। और जो है इसमें देखना आपकी, इसमें आप डायग्राम भी वैसे बना सकते हो कि फेसेस क्या क्या थे। 8 अगस्त को डू एंड डाई का जो है स्लोगन दिया गया। उसके बाद अरेस्ट हो गए सभी कांग्रेस के लीडर को, जेल कर दिया गया। उसके बाद फिर ये लीडरलेस चलता चले गया, ठीक है। कहाँ कहाँ फैला हुआ था, तो ईस्टर्न यूपी, बिहार, बॉम्बे, बंगाल, कर्नाटका, उड़ीसा, यहाँ पे इसका ये स्ट्रेच है। वे फॉरवर्ड आप क्या लिख सकते हो, देखो इसमें ये आप पढ़ लेना कि इंक्लूजन ऑफ ग्रास रूट नैरेटिव, ठीक है। इनको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए हम लोगों ने, इसको एनसीईआरटी में पब्लिश करना चाहिए, और भी जहाँ जहाँ हो सके, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए, यहाँ से इंस्पिरेशन मिले, ठीक है। यूथ इंगेजमेंट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे एआई, वर्चुअल रियलिटी, मतलब रिक्रिएट करो हिस्टोरिकल इवेंट, जैसे यही सब थे, जैसे ग्वालियर टैंक मैदान में जो मीटिंग हुई थी, इन सब चीज़ों को कर सकते हो। ग्लोबलाइजिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। पॉलिसी लर्निंग, तो इस तरीके की चीज़ें हैं यार। ये कंक्लूजन में आप लिख देना कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द फाइनल मास रिवोल्ट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। ये फाइनल मास रिवोल्ट था कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, यूनाइटिंग ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी अंडर द बैनर ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। दो ब्रूटली सप्रेस्ड, इट डिसिसिवली weakened British control and paved the way for India's freedom in 1947. It remains a symbol of mass resilience, unity and अनवेवरिंग रिजॉल्व, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कंक्लूड कर देना। कंक्लूजन तो खैर आप बना ही लोगे सबको समराइज़ करके,
तो ये है गाइस, इस तरीके के जो है 4-5 पन्नों में आप लोगों ने इस टॉपिक को तैयार करके रख लेना है, बहुत छोटे मतलब शॉर्ट में आपने, फिर बाद में इसको पढ़ करके और ज़्यादा इसको क्रिप्स कर लेना है, ठीक है। सो थैंक यू लॉट।